हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम यहाँ करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें हम वही क्वेश्चंस को फॉर्मेट बनाने की और उस टॉपिक को, आर्टिकल को, एडिटोरियल को कवर करने की कोशिश करते हैं, जो मेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। प्री कम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं। और अगर आप 2023 का जीएस पेपर, जो 1000 मार्क्स के होते हैं, 4 पेपर और 250 के 4 पेपर, उसमें अगर आप देखेंगे तो 90% जो क्वेश्चंस हैं वो जो है कि आपका करंट अफेयर्स में रहे हैं, उनको लेकर के ये स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको हैंडल करना होता है तो जनरली आपको स्टैटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, उतना ही नॉलेज आपको करंट अफेयर्स में भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं डैम की बात करता हूँ। डैम के बारे में पूछ रखा था। डैम एक मेजर डिजास्टर्स क्रिएट करता है, तो उसके पीछे उन्होंने कहा था कि आप जो है कि करंट में जो न्यूज में रहा है उसका एग्जाम्पल लेते हुए ये समझाइए कि डैम जो बांध होते हैं वो क्या क्या परेशानियाँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर इस तरह की क्या डिजास्टर्स ला सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन के लिए। तो उसमें देखना था। फिर इसके बाद और भी कुछ सवाल से, जिसमें हम हमेशा यही कहते हैं कि जो क्वेश्चंस का नेचर है, जो क्वेश्चंस के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं, उसी को लेकर के हम चलेंगे। जैसे एससीओ को लेकर के आया हुआ था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। उसमें इंडिया अपना इंटरेस्ट और जो बहुत से डिस्प्यूट के बावजूद भी एससीओ को आगे इंडिया ले जाने में अपनी रोल प्ले कर सकता है और एक बेनिफिट प्लेयर की तरह रोल निभा सकता है। तो वैसे ही आने वाले समय में हो सकता है ब्रिक्स को लेकर के भी पूछ ले। क्यों अभी ब्रिक्स का? क्योंकि अभी ब्रिक्स का जो है कि एक्सटेंशन हुआ है। जहां 5 कंट्री थे, अब जो है कि 6 कंट्री और इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो हो सकता है जो 6 कंट्री इंक्लूड किए गए हैं 3 रीजन से, वेस्ट एशिया और अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका से, हो सकता है कि ये पूछ ले कि वेस्ट एशिया से जो कंट्री ब्रिक्स में इंक्लूड हुए हैं उसका इंडिया का किस तरह का रिलेशन होगा या है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज जो आर्टिकल आया हुआ है अब्राहम एकॉर्ड को लेकर के। अब्राहम एकॉर्ड एक तरह का इंटरनेशनल या फिर रीजनल बोल सकते हैं कि अग्रीमेंट है इजराइल और गल्फ कंट्री के साथ। ठीक है, तो इसमें इंडिया का किस तरह से रोल हो सकता है, और इंडिया अगर इस एकॉर्ड के अनुसार अगर कुछ शांति या फिर इस तरह से कुछ होती है अशांति, तो इंडिया का किस तरह से रोल होगा इस रीजन में। लाइक दैट क्वेश्चन यूपीएससी हो सकता है कि आपसे पूछ ले, या फिर ये पूछ सकता है कि जो आपका अब्राहम एकॉर्ड है वो किन किन कंट्री के बीच में है, या फिर ये पूछ सकता है कि आप जो ये एकॉर्ड बना हुआ है इसमें कौन अपनी भूमिका निभाया है। दूसरी तरफ जैसे ब्लैक सी ग्रैंड इनिशिएटिव का था, तो उसमें पूछ सकता है कि कौन कौन से कंट्री से था, कौन कंट्रीज में अपना रोल प्ले की थी। ये सवाल पूछ सकता है आईआर से रिलेटेड लेकर के। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आपसे कि नहीं, और जो पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के सेक्टर में आता है इस समय जीएस पेपर 2, तो इस समय आप देखेंगे अगर ध्यान से न्यूज़पेपर को, तो हर कोई अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है कि हमने ये किया, उसने ये नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें जब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, तो देखिए जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आई हुई है इसको लेकर के, हालांकि दोनों हाउस ने इसको पास कर दिया है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने इसको अप्रूवल पास कर दिया है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि पास हो गया। पास तो आज से 12 साल पहले भी राज्यसभा से हो गया था, लोकसभा से नहीं हुआ था, और उस समय की अपोजिशन और प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट ने विरोध किया, और उसके बाद लोकसभा का डिजॉल्व हो जाना भी नहीं पास हो पाना होगा। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये पास हो रही है तो गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपा रही है। वही दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उनका कुछ कंसर्न्स और कुछ इशू जो है कि निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के आर्गूमेंट में ही वो जो है कि अपना आर्गूमेंट दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भी, और अभी जो होम मिनिस्टर इंटरनल मिनिस्टर है, गृह मंत्री अमित शाह, उनका कहना है कि 2026 के डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद जो है कि ये पॉसिबल हो पाएगा, जो है कि इम्प्लीमेंट करना। इतना ये बात कहते हैं, लेकिन अपोजिशन इसमें एक आर्गूमेंट इस पे देती है कि आप इस बिल को इमीडिएट लागू करिए, आप डिमिलिटेशन का इंतजार मत करिए। दूसरी तरफ
वुमेन रिजर्वेशन तो हो रहा है, लेकिन रिजर्वेशन विद एन रिजर्वेशन, आरक्षण के अंदर आरक्षण, लाइक जैसे मान लीजिए कि जो वुमेन के लिए 1/3 जो रिजर्वेशन सीट हो रही है लोकसभा असेंबली में, तो उसमें जो 1/3 है उनमें ओबीसी वुमेन्स का, SC ST वुमेन्स का कितना रिजर्वेशन होना चाहिए। याद रख, बी केयरफुल। और टेक्निकल चीज़ है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कोड कुछ लिख रखा है। देखिए जब आदमी भूखा होता है ना, तो उसको कुछ मोटिवेशनल या फिर कोड ऐसा कोई काम नहीं करता। उसको सबसे पहले होता है कि 2 वक्त की रोटी, उसके पेट में रोटी जाएगी और वो जो कि फिर सोचना शुरू करेगा। आप भूखा पेट में बैठा हुआ है आदमी, आप उसको ज्ञान की बातें बोल रहे हैं तो वो काम नहीं करेगी। ये बोलो कि भाई जी हार के आगे जीत है, तो जो हार जीत कभी जीत जो कि सच्चाई कभी पराजित नहीं होती, ऐसा काम नहीं करता। बस इतना मान लीजिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप समझिए 2 ही चीज़ है कि हार्ड वर्क के अलावा कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा है तो वो अपने आप में ट्रस्ट रखना और अपने पे बिलीव रखना, विश्वास रखना कि नहीं आई कैन डू इट। ये 2 ही मेन फार्मूला है, उसके बाद कोई फार्मूला नहीं लगता है। हाँ, ये भी चीज़ है कि लोग कहते हैं कि स्ट्रगल करना, स्ट्रगल करते रहना चाहिए, एक जगह फेल हुए दूसरी जगह फेल हुए, लेकिन मेरा मानना है कि आदमी एक बार स्ट्रगल करेगा, 2 बार स्ट्रगल करेगा, बिजनेस करता है या पढ़ाई करता है, फेल हो जाता है, तो एक समय के बाद उसको कुछ भी नहीं आता कि हार्ड वर्क क्या करे। जब हार्ड वर्क का यही 2 नतीजा निकला तो वो हार मान जाता है। बहुत कुछ ही लोग होते हैं, तो वो अलग चीज़। यहाँ पे जो वुमेन रिजर्वेशन की बात करो, मैंने कहा रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। सपोज करिए कि लोकसभा में 100 सीट है या फिर मान लीजिए 500 सीट है, ठीक है। 500 सीट में बोला जा रहा 1/3, 1/3 का अगर आप लें तो कम से कम 170 के आसपास जाएगा ये, ठीक है, 175। तो ये आपका लगभग 1/3 हो गया। तो हम क्या कहते हैं, ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन 27, और जो है कि मान लीजिए 7 और 11% जो भी है, मान लीजिए ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें 1/3 में 27% मतलब 170 का, 170 का आप 27% आप जो क्या करिए, जो कि ओबीसी वुमेन्स के लिए रिजर्व करिए। दूसरी चीज़ इसमें 170 में जो है उसका जो SC ST के लिए आ रहा है, इनके लिए रिजर्व करिए सीट। बात समझ रहे हैं, तभी आप जस्टिस कर पाओगे ना। तो ये वुमेन्स को लेकर चलिए, मैं अलग से लेक्चर बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि वुमेन्स का मतलब रिजर्वेशन का लेकर के पूरा A to Z बताऊंगा, और लगभग 1 घंटे की भी लेक्चर हो सकता है, बट डोंट वरी। इसके बाद जो हम अब चलेंगे अपने मेन आर्टिकल पे, जहाँ से हम कवर करेंगे अपना न्यूज़पेपर का। तो सबसे पहले मित्रों मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जो कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपना कुछ इशू जो कि कंसर्न्स इशू किया है कर्नाटका से कि भाई आप जो है कि इतना क्यूबिक वाटर जो है कि तमिलनाडु को रिलीज करिए। तो कर्नाटका का कहना कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, अगर सरप्लस वाटर होता है या फिर हमारे यूज से अगर ज़्यादा होता है तो नो डाउट हम तो कर ही देते हैं, बट आप भी सच्चाई तो समझिए। तो सच्चाई सुनने को तैयार रहें तो आपके दिमाग में ये आएगा कि रियल में सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है दोस्तों कि जो कावेरी रिवर है ये आपकी कर्नाटका से होकर के तमिलनाडु जाती है, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है और कर्नाटका में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। तो उससे क्या होता है कि सफिशिएंट वाटर जो है कि आपका कावेरी वाटर में आ जाता है, राइट। तो इस साल अगर आप देखेंगे साउथ वेस्ट जो मानसून है ये प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं, या फिर बोल सकते हो कि नहीं एक्टिव रहा उतना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा भी गया है, यहाँ पे लिखा भी गया कि नहीं भाई एक्टिव नहीं था, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो जब कावेरी रिवर में वाटर है ही नहीं तो कर्नाटका कहाँ से छोड़ेगा। तो इस चीज को इन्हें कहा कि नहीं भाई आप इसको ना थोड़ा सा ध्यान रखिए और इसको जो कि करेक्ट करने की कोशिश करिए। इसके बाद देखिए ट्रू नेट एक टेस्ट होता है,
ठीक है। और ये जो कि निपा टेस्ट के लिए इसका वेरिफिकेशन मिल गया कि नहीं, आप जो है किसी ICMR ने अब जो कि अप्रूवल दे दिया कि नहीं भाई आप जो है कि निपा टेस्ट जो कि करवा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी, ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी से कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो देखिए जितने भी प्लानेट हैं सब पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, और अर्थ पे है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है एटमॉस्फेयर है। और वो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कैसे करता है और क्यों करता है, इसके पीछे है रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल मतलब अपने अंदर पुलिंग करना, ठीक है। जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल जो कि ग्रेविटी निकलती है उसके एक्सिस के घूमने की वजह से, तो जब ये घूमती है तो जो हमारे सोलर सिस्टम में गैलेक्सी वगैरह हैं उनकी भी जो कि स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी डिपेंड करती कहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे मित्रों। यहाँ से हम देखेंगे जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, देखेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के है। ये काफ़ी मतलब आया हुआ है तो हम इसको जो कि अलग से करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि देखिए बहुत से इशू तो हैं ही, नो डाउट इशू तो हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। तो सम पीपल बिलीव इन द समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ तो हो। कह रहे हैं कि कम से कम 1/3 जब हो रहा है सभी के लिए तो होने दीजिए, बाद में आप वुमेन SC ST के लिए कर लीजिए। आप समझ रहे हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर के। क्लाइमेट चेंज को देखिए, सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट, सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट अभी एक कमीशन का रिपोर्ट आई हुई है, ठीक है। IPCC ने जिसको जो कि किया था, ये है क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन। इसने अपना जो है कि लास्ट वीक में रिपोर्ट जारी किया है। ये क्रूशियल साइंटिफिक गवर्नमेंट गवर्नेंस गैप बिफोर द एनी डिलिब्रेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन SRM। अब पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए SRM क्या है। SRM दोस्तों कुछ इस तरह का मैन मेड आर्टिफिशियल बोल सकते हो कि डेवलपमेंट है, जिससे आप अगर अपनी एरिया में चाहें तो आप जो है कि इनकमिंग सोलार रेडिएशन, सन से आई हुई धूप को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। एक जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं, खुले आसमान में धूप पड़ रही, आप अपने पास छाता रख लीजिए। छाता जब रख लेंगे तो आपको धूप कम लगेगी, बाकी लोगों को ज़्यादा लगेगी। बात समझ रहे हो। ऐसे ही एक जो कि यहाँ पे बोल सकते हो, जो मैंने कहा कि SRM, ठीक है। यहाँ पे फिर अगर आप फुल फॉर्म देखने की कोशिश करें, यहाँ पे मैं आपको फिर शो कर दे रहा हूँ। SRM को सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट, ठीक है। इसका सोलार रेडिएशन उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है। जो सोलार से रेडिएशन सन आ रहा है उसको मैनेज करना। तो ऐसे ही सपोज करिए इंडिया को ले लीजिए। इंडिया चाहता है कि हमारे यहाँ रेडिएशन कम आए, तो वो क्या काम करेगा, SRM टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया में टेम्परेचर को कम कर सकता है और एक छतरी नुमा बना सकता है पूरे भारत में। एक इमेजिन देखिए, ये एक भी कुदरती जो प्रकोप है उससे लड़ने के लिए मानव ने किस तरह से अपने आप को डेवलप करना। तो जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ेंगे तो उसमें डुअलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है डुअलिज्म का। डुअलिज्म मीन्स ह्यूमन और नेचर के बीच में किस तरह का रिलेशन है। क्या ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है या फिर नेचर ह्यूमन के अकॉर्डिंग जो कि डिसाइड कर लिया जाता है। तो लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन जो कि सुपीरियर होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, नेचर जो कि सुपीरियर होता है। जैसे अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं तो क्या करेंगे आप, इतनी गर्मी होती है, इतनी रेनफॉल होती, इतनी ह्यूमिड होती है, तो जब धूप होती तो आप छतरी नुमा कुछ बना लेते हैं। रेनफॉल होती तो बढ़िया सा आप छाता लगा करके घर में रहते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमिड वगैरह गर्मी होती तो आप AC यूज कर लेते हैं, राइट। लेकिन अगर आप जाते हैं कहाँ पे, जब पोलार रीजन में जाते हैं, ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ठंडी जब ज़्यादा पड़ती है तो उसमें क्या होता है, लोग ब्लोअर चला लेते हैं, मोटे कपड़े पहन लेते हैं। मतलब क्या है कि ह्यूमन जो है कि ओवरटेक करने की कोशिश करता है किसको, क्लाइमेट को। बट दूसरी जो पार्टी है वो क्या कहती है, क्लाइमेट हमेशा एक समय तक बर्दाश्त करता है, जब वो हद किसी चीज़ की हो जाती है ना तब वो एक प्रलय लाता है। प्रलय इन द सेंस की तबाही और डिजास्टर्स। जैसे मान लीजिए कि आप डैम बनाने जा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं, ऑन मैनेजमेंट ऑन सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। नेचर आप कहेगा आप मान जाओगे तब मान जाओगे,
बट आप मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन जब वो डिजास्टर लाता है तो समझिए पूरा तबाह करके रख दिया। जैसे अर्थक्वेक, भूकंप की बात करते हैं, या फिर बाढ़ फ्लड की बात करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इस तरह से कि जो लैंडस्लाइड होती हैं वो उस लिए, या एवलांच जैसी चीज़ें होती हैं वैसा। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो हिमालय रेंज है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो क्या है, जोशीमठ वाला बात सुने थे हम लोग, फिर उसके बाद लैंडस्लाइड सुने थे, केदारनाथ फ्लड सुने थे। ये क्या अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का नतीजा है। भले ह्यूमन इस चीज को एक्सेप्ट ना करे मित्रों, बट सच्चाई ये भी है कि नेचर बर्दाश्त करता है, और नेचर जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो प्रलय ला करके रखता है। प्रलय जब आता है तो मानव कायदे में आता है, वो भी 2 साल 3 साल के बाद फिर जो है कि वो भूल जाता है। तो मेरा मानना ये है कि कभी भी आप क्लाइमेट को ओवरटेक नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए कर सकते हैं उसको अंडर एस्टिमेट, बट जब वो रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्स करेगा तो वो ज़्यादा तबाही लाएगा। जैसे सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपके साथ एक नया सिस्टम से जो कि शेयर कर रहा हूँ। सपोज करिए कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, सपोज क्या करना है, इंडिया का मैप तो है ही ये, बात समझ रहे हो। तो जब ये इंडिया का मैप है, इंडिया का जो ये मैप है, ठीक है, अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से अपने साइंटिस्ट को कहे कि आप इसी के मॉडल का एक ना छतरी बना करके लाइए, ठीक है, इतनी छतरी बना दीजिए, एक एक तरह का टेलीस्कोप सेटेलाइट, क्योंकि जब सनलाइट आए तो इस पे ना पड़े, और इससे जो कि टकरा करके ये दूसरी तरफ फैल जाए, दूसरी तरफ मतलब पाकिस्तान चली जाए, अफगानिस्तान चली जाए, चाइना चली जाए, नेपाल चली जाए, भूटान चला जाए, बांग्लादेश चला जाए, म्यांमार चला, श्रीलंका चला जाए, इस जगह पे चला जाए। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। बट देखिए, आप कर लेंगे, लेकिन जब इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे मान लीजिए जो विंड्स होती हैं, हालांकि इस आर्टिकल में नहीं बोला जा रहा, जो विंड्स होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। हाई प्रेशर का मतलब टेम्परेचर जो है कि आपका 20 सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है कि टेम्परेचर कम से कम 30 मतलब मोर देन 20 सेंटीग्रेड से होगा, ठीक है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवा बहती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, ठंडी हो जाएगी, तो आपका इधर जाएगा, तो यहाँ से विंड से निकल करके इस तरफ जाएंगी। लेकिन इसको रिकवर करना कि नहीं, विंड्स यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करना, तो आपको तो एक अलग तरीके से फिर एडवर्स करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं हो पाएगा, इस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये था हमारा सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। इसके बाद मित्रों एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है ये, यहाँ पे देखिए, ये हर्षवर्धन पंत है, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल लिखते हैं, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं स्टडी फॉर ORF का, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन न्यू दिल्ली। बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा आर्टिकल भी लोग इनके लिखते हैं, और एक क्रिटिकल थिंकिंग लिखते हैं। कभी कभी, अभी तो मान लीजिए हमें टाइम नहीं मिल रही, बट आने वाले समय में अपने लेक्चर को और ब्रॉडर करेंगे। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से कुछ रिसर्च पेपर मिलेगा, तो हम डिस्कस करेंगे उनको लेकर के। जैसे रिसर्च ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से अच्छा कोई आर्टिकल आ गया, फिर उसके बाद PRS से आ जाएगा, ठीक है, एक PRS वेबसाइट है बहुत अच्छा जो कि आर्टिकल लिखती है लेजिस्लेशन पे, वहाँ से हम लिख सकते हैं। तो ये जो कह रहे हैं, ये देखिए कुछ मतलब पिलर बना रहे हैं, पिलर क्या बना रहे हैं हम ये बता रहे हैं आपसे। जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि जब ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इसको, यहाँ पे हालांकि मैं नहीं लिखूंगा, मैं अपना वाइट पेज ओपन कर रहा हूँ। वाइट पेज ओपन करने के में जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए ये क्या कह रहे हैं, एक तरफ आप ये कोल्ड वार की बात कर रहे हो, ठीक है, कोल्ड वार वार टाइम की बात कर रहे हो, बात समझ रहे हो, और दूसरी आप नाउ, आप इस समय की बात कर रहे हो। जब कोल्ड वार था दोस्तों, तो इस समय USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड वियतनाम, 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 ये दो थे, तो ये एक दूसरे के एनिमी थे। एनिमी मतलब गुस्से में थे, और कहीं ना कहीं इनका कॉन्फ्लिक्ट होता था। बट एट प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो USA यहाँ पे एनिमी थे, और USA और वियतनाम
वियतनाम। वियतनाम अब एक दूसरे के दोस्त हैं, घनघोर दोस्त हैं। और इंडिया के लिए, सॉरी, यूएसए के लिए ये एक तरह का बोल सकते हो आप कि जो एशिया पैसिफिक रीजन में जियो स्ट्रेटेजी के लोकेशन पे काम कर रहे हैं। वियतनाम का अगर आप लोकेशन देखें तो ये हो गया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो कोल्ड वार के टाइम वियतनाम और उसके बाद चाइना, चाइना रसिया, रसिया जो कि एक दूसरे से क्लोज थे। और आज प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो ये जो है कि ये क्या बोलते हैं, चाइना, चाइना एंड रसिया, रसिया एक दूसरे के जो है कि इस समय दुश्मन बने हुए हैं। अब आपको समझना होगा कि रीजन क्या है। रीजन में अब यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को। ड्यूरिंग द कोल्ड वार में ये आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल इशू था। क्या? जो यूएसए था दोस्तों, ये जो है कि आपका क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता था। और जो वियतनाम था, ठीक है, ये जो कि आपका सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस था। और तब इस वजह से हो गया कॉन्फ्लिक्ट। और इस टाइम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो वियतनाम है और उसके बाद जो चाइना है, इनके बीच में क्या है अब कॉन्फ्लिक्ट, साउथ साउथ चाइना सी वाला डिस्प्यूट है। अब समझ गए आप बात को, कॉन्फ्लिक्ट बदल गया। एक बात कहा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का ना तो परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही परमानेंट कोई जो है कि मित्र होता है। बट ये गलत होता है ना, ये तो मतलब सही चीज नहीं है। आप अनुमान लगाइए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, 70-75 साल हो गया, दोस्ती कहाँ हुई है? तो हम तो कहेंगे नहीं भैया, जो परमानेंट दुश्मन है वो दुश्मन ही है। नहीं, हमें मानना पड़ेगा सच्चाई को। सच्चाई कैसे मानना पड़ेगा, प्रूफ कैसे करना पड़ेगा? जब कोल्ड वार चल रहा था तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंडिया को कतई नहीं पसंद करता था, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लाइक करता था। बट जब कोल्ड वार खत्म होता है, उसके बाद जब 19 में इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर वेपन्स अपना इम्प्लीमेंट करता है, वो करता है, तो उस समय ये चीज देखने को मिलती है कि यूएसए यूएसए जो कि अपने स्टैंड को चेंज कर लेता है, आकर के जो है कि 2005 में न्यूक्लियर डील कर लेता है साइन। उस समय मनमोहन सरकार होती है। तो ये प्रूफ हो जा रहा है कि नहीं, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन और एनिमी या फिर मित्र या फ्रेंड्स नहीं होता है। जो कोर्स तो सिनेरियो यही कह रहा है, आप समझ रहे हो? ये जो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं हर्षवर्धन सर, ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी का ना तो परमानेंट मित्र होता है और ना ही कोई किसी का परमानेंट मत होता। और इस समय आप बोल सकते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो कि नहीं, जो कि ठीक ठाक जो है कि चले। अब आते हैं अब्राहम एकॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब्राहम एकॉर्ड को मैं ज़्यादा डिस्कस करूं इससे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा। पहले हमें लोकेशन पता होना चाहिए वेस्ट एशिया का या मिडल ईस्ट के बारे में। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, और कई चीज़ें मैं लेकर के यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अब अलर्ट हो जाएंगे तो बेटर होगा। अलर्ट होने की क्या बात है, ये चीज़ देख लेता हूँ। मैं सोचता हूँ ना कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ यहाँ से न्यूज़पेपर ले लूँ, सॉरी न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, कि आपसे मैप ले लेता हूँ। तो मैप क्या है ना कि हम और आसानी से इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड हमें टाइम दे दीजिए, और हम चाहते हैं कि वर्ड मैप हमारे सामने आ जाए। और वर्ड मैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ से हम वर्ड मैप लेकर के आएंगे और हम हमें थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो हमारा डिस्कशन और यूनिक हो जाएगा, ठीक है। और एक सेकेंड मैं यही वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैं ये वाला अपना ये क्या बोलते हैं, मैं ले लिया अब मैप। अब इसमें मैं अच्छे से डिस्कस कर पाऊँगा। डिस्कस ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बेटर पोजीशन में रहूँगा कि नहीं, कर ले।
अब हम यहाँ क्या क्या हमारा टॉपिक क्या है न्यूज़पेपर में, टॉपिक क्या है, अब्राहम अब्राहम एकॉर्ड। पहली बात देखिए, इजराइल और गल्फ कंट्री के बीच में है। इसमें यूएसए ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। देखिए ये यहाँ पे इंडिया का मैप देख सकते हो आप, बात समझ गए। और इंडिया से अगर आप वेस्ट की तरफ आप देखें, ये वाला जो एरिया है, ये आपका इंडिया से ये आपका वेस्ट एशिया में पड़ता है। और अगर हम अमेरिका से देखते हैं या फिर यूरोप से देखते हैं तो ये आपका मिडल ईस्ट, किसमें, मिडल ईस्ट के सेंटर में देखते हैं। इधर क्लियर। तो ये हमें पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ पे। और ये जो लोकेशन है मित्रों, ये बात जो कर रहा है इसमें ही जो कि ये किसका बात कर रहा है, अब्राहम एकॉर्ड की बात कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज बात कर रहा है कि ये इंडिया के लिए कनेक्टिविटी का काम करेगा, बात समझिएगा, ठीक है। ये इंडिया के लिए एक कनेक्टिविटी का रूट है। अगर ये यहाँ पे इस रीजन में बोल सकते हो आप, अगर पीस होता है, अगर पीस होती है तो ये इंडिया के लिए बेटर होगा। कैसे, जैसे अभी G20 में इंडिया ने क्या इनोवेट किया, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, ठीक है। क्या है ये, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, ठीक है। ये आपका G20 में किया गया और इसमें G7 का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आपका हो जाता है पहली चीज। दूसरी चीज अगर यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें, एक और अग्रीमेंट है I2U2 का मतलब क्या है, जो यहाँ पे I2 लिखा हुआ है इसका क्या है, इंडिया एंड इजराइल। फिर इसके बाद जो U2 लिखा हुआ है इसमें UAE है एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तीसरी यहाँ पे कितने ऑर्गेनाइजेशन आ गए, ऑर्गेनाइजेशन तो 3 हो गए हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन अब्राहम एकॉर्ड हो गया जो पीस के लिए है। दूसरा हो जाता है आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर हो गया। तीसरा आपका जो है कि बोलता है I2U2 हो गया। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि जो ये लोकेशन है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, बात समझ गए आप। तो ये जो आर्टिकल बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो मित्रों यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अब्राहम एकॉर्ड में कि नहीं, ये जो कि लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हमें जो कि काम करना चाहिए, ये इसी के लिए। और इंडिया के लिए क्या है, कैसे है, ये तो मान लीजिए कि है ही है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के है। हालांकि कुछ डाटा दिया गया है, इसमें डाटा की बात कर लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि 20 स्टेट ऐसे हैं कि जिसमें 10% से भी कम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, बात समझ रहे हो। ये कह रहे हैं बिल जो कि इंट्रोड्यूस कर दिया गया और पहली बार कह रहे हैं कि पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था HD देवगौड़ा जो सर थे, उनके यूनाइटेड फ्रंट जो गवर्नमेंट थी उसमें किया गया था। फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट किया गया है, ये देखिए जो अभी लेटेस्ट 2023 में किया गया वो ये 128 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा इसके अंतर्गत किया जा रहा। रियल में इसका जो नाम है नारी शक्ति वंदन अभियान। ये देखिए थर्ड ऑफ द सीट ऑफ द लोकसभा एंड लोकसभा प्रपोज किया है वुमेन्स के लिए। और इसके बाद और भी अगर हम बात करें, इसके बाद जो कि अगर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का मीन कन्वेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शेड्यूल एंड 2026 का जो डिलिमिटेशन किया जाएगा, क्योंकि हम 2000 यहाँ पे मैं बता 2000 में हमने अमेंडमेंट की कर दिया है कि जो लास्ट अभी जो 2026 में किया जाएगा, जो लास्ट होगा सेंसस, उसके जो 2021 में होने वाला था सेंसस बट नहीं हो पाया, 2026 में हो सकता है कि डिलिमिटेशन किया जाए पूरा। जब किया जाएगा तो उसमें जो अब अगली जो होगा 2029 का इलेक्शन,
तब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए पाकिस्तान की जुडिशरी को लेकर के ये बोल रहे हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए एक है दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर के है, काफ़ी पॉलिटिकल वैसा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए अभी इंडिया और कनाडा के बीच में बहुत ही अलग तरीके का पॉलिटिकल मूवमेंट आ गया है या फिर डाइवर्जन आ गया। क्या आया है उसको बता देते हैं। जब G20 की मीटिंग चल रही थी, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया में विजिट कर लिए थे, उसमें एज ए गेस्ट वो क्या बोलते हैं हेड ऑफ द कनाडा के रूप में आए थे पार्टिसिपेट करने की G20 में। बट उसी समय मीडिया में कानाफूसी शुरू हो गई थी कि जो टूडन है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उतने तवज्जो नहीं दिए जितना दूसरों को दिए। रीजन नहीं निकल रहा था कि मेजर रीजन क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो भी एक शांत बैठे थे कि सही सलामत ये G20 की मीटिंग हो जाए, तो बात को फिर जब ये रिटर्न होंगे सभी अपने गेस्ट अपने घर पे, तब बातें निकलेंगी। जैसे ही ये रिटर्न होते हैं बहुत सी न्यूज में निकल करके आ जाती हैं कि प्रधानमंत्री ने उनका इम्पोर्टेंट नहीं दिया, ट्रूडो को ऐसे आना पड़ा, वो दिन भर अपने होटल से बाहर ही नहीं निकला, फला फला। जैसे ही ट्रूडो जाते हैं वहाँ पे अपने घर में और वहाँ की पार्लियामेंट में जब स्पीच देने लगते हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम करते हैं कि जो एक खालिस्तान सपोर्टर एक्ट लीडर था, एक्टिविस्ट था, ये जो है कि उसका असैसिनेशन जो जून जुलाई में हुआ है, उसके पीछे जो है कि भारत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। तो तुरंत भारत सरकार ने रिएक्ट किया, कहा कि आप बेतुकी चीजें ना बोलिए। ठीक है, इंडिया ने रिएक्ट किया, उन्होंने ब्लेम किया। अब उन्होंने ब्लेम क्यों किया, इंडिया क्यों तुरंत रिएक्ट किया? इंडिया में 2024 में इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन सर पे है जनरल, तो कहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए या फिर ऐसा किसी के दिमाग में ना जाए कि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो जो खालिस्तान या फिर जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो खालिस्तान लोग हैं वो सिख या कम्युनिटी पंजाब एरिया से लोग लेकर के बात करते हैं, तो पंजाब एरिया में हमारा अलग छवि ना बने, गवर्नमेंट ने तुरंत रिएक्ट किया। ट्रूडो का क्या इसमें था? ट्रूडो का ये था कि 2025 में इलेक्शन होने वाला है कनाडा में, तो वहाँ भी अपनी वो जमीन तराश रहे हैं, कहीं ऐसा ना कि हम उखाड़ के फेंक दिए जाए। हालांकि उनकी अब पकड़ जो कि ग्राउंड लेवल पे कम हो रही कनाडा में, और जो इंडियन कनाडियन लोग हैं और उनका एक अच्छा वोट बैंक है। अगर जो जिस तरफ ये जो इंडियन कनाडियन लोग हैं मूव कर जाए तो वो वहाँ का लीडर जो है कि पार्टी जीत जाती है। तो ये तो पॉलिटिकल इशू इस हिसाब से कर रहा है, हमने डिस्कस भी किया है। अब यहाँ पे जब आया तो इस सभी जैसे व्हाइट हाउस है, ठीक है, फिर उसके बाद आप यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए जो वहाँ की हैं, इन्होंने कहा कि नहीं ये सीरियस एलिगेशन है, अगर लग रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन में इंडिया को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। तो ये तो मान लीजिए रहा। फिर उसके बाद जो टर्की के हेड हैं उन्होंने अभी ये कहा है कि हम ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात की कि हम कोऑपरेट करना। दूसरी तरफ जो हमारा 26 जनवरी को हम जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो जो 2024 में ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि क्या बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो जो कि चीफ गेस्ट के रूप में ये बने। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो एजेंसीज हैं या फिर जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, कहा कि नहीं अभी हम लोग इनके शेड्यूल को देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ रीजन निकल कर के आए। अब यहाँ पे सोनिया गांधी का बहुत अच्छा इंटरव्यू या फिर स्पीच है पार्लियामेंट के, ये कहती हैं कि ठीक है इम्प्लीमेंट वुमेन रिजर्वेशन बिल इमीडिएटली, आप टरकाइए मत, आप 2026 के डिलिमिटेशन पे, एक सेकेंड, ये कह रही हैं कि आप 2026 के डिलिमिटेशन पे मत हटाइए, और अगर आप इस पे करते हो कि नहीं डिलिमिटेशन होगा तब होगा, तब आप ले जा करके, क्योंकि 24 में तो इलेक्शन हो जा रहा है ना, 26 में हो रहा है, तो अब ये जो तो 20 और 29 में इम्प्लीमेंट होगा, तो ये ऐसे ही अभी 5 साल 8 साल चला जाएगा। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं आप ऐसा करिए
कि जो 1/3 वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, इसको जो है कि आप SC ST के लिए भी करिए। ठीक है, SC ST के लिए और OBC के लिए विद इन वुमेन्स के रिजर्वेशन में आप काम करिए। इसके बाद यहाँ पे है, देखिए ये यूनिफॉर्म देख रहे हैं आप, जो न्यू पार्लियामेंट बनी है वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इस तरह का जो कि यूनिफॉर्म देने के लिए बात चली है और दे दिया भी गया। लेकिन जो लोग कुछ लिए हैं वहाँ के ऑफिसर, वो कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म है इसका इस दिल्ली के क्लाइमेट में सूटेबल नहीं है और जो है कि पहनना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। दिल्ली के क्लाइमेट में देखेंगे तो ह्यूमिड ज़्यादा होता है, ज़्यादा आर्द्रता होती है, बहुत हीट होती है, तो उसमें जो बॉडी होती है ब्रीथिंग करने के लिए उसमें कंफर्ट नहीं कर पाती, तो इस वजह से जो है कि इनको प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं, अब तो गवर्नमेंट ने निकाला ही है तो उनको पहनना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। डिलिमिटेशन इनका ये कहना है, देख रहे हैं गृह मंत्री जी जो हैं हमारे, क्या कहना है कि नहीं भाई हम जो कि जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही करेंगे। और उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट 10104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया था, जिसमें एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन इन द लोकसभा में ख़त्म कर दिया गया। SC ST के लिए जो कि आगे कुछ समय के लिए 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 10 साल के लिए 2029 तक किया गया। उसको जो है कि स्क्रूटनी करने के लिए जो है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट हो सकता है क्या, अब जो कि इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे लेके, ये मैपिंग का एक सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें हालांकि दिया नहीं गया है, मैं देख लेता हूँ कि है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, काराबख अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। एक रीजन है आप देख सकते हो यहाँ पे कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एरिया है यहाँ पे नागोर्नो काराबख, ये आर्मेनिया और जो है कि अजरबैजान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। हम इसको मैपिंग में सफ़र करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक है। इसको 1960 के डिकेड में जो कि इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसने अभी फोरकास्ट किया है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट हो सकता है कि कम रहे, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ADB रियल में ये मोर देन 60 कंट्री जो है कि इसके लिए इसके मेंबर हैं, और ये जो है कि इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और एशिया में एशिया डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था मित्रों, आई होप कि ये सही से गया होगा हमारा लेक्चर। तो कोई कमेंट क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।